ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। और सबसे अहम पार्ट जो है, जो लिटिगेशन अदालतों में चल रही है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, उससे मुतल्का ये जो हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और आगे 4 और 5 पढ़ेंगे, तो ज्यादातर एप्लीकेशन इसी लॉ की है। बिकॉज ये अब हम जो दफात, जो सेक्शंस पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है कि लैंडलॉर्ड कौन से ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड पे जो करना जरूरी है। अगर वो नहीं करता तो टेनेंट अदालत में जाकर रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट के पास पिटीशन दायर करके लैंडलॉर्ड को हुक्म करवा सकता है कि वो ये काम करे। और इसी तरह रेंट, अगर टेनेंट रेंट अदा नहीं कर रहा या टेनेंसी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि टेनेंसी एग्रीमेंट की टर्मिनेशन हो गई है, उसके बावजूद वो जगह खाली नहीं कर रहा, तो फिर लैंडलॉर्ड अदालत में जाकर वो पिटीशन दायर कर सकता है इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट की, और अदालत फिर इजेक्टमेंट का हुक्म देगी टेनेंट को। तो आज हम इसको देखते हैं। पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 का चैप्टर 3 है, जिसकी हेडिंग ये है कि ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। सेक्शन 11 इसका है, जिसका हेडिंग ये है सब लेटिंग, कि अगर कोई टेनेंट जिसको लेट आउट की गई है प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या रेंटेड लैंड, बिल्डिंग, रेंटेड प्रीमिसेस, वो अगर उसे सबलेट करता है तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह शुरू होता है कि अ टेनेंट शैल नॉट विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि एक किराएदार मालिक मकान, मालिक दुकान या उस जगह का मालिक जो किराए पर दी गई है, उसकी पेश की तहरीरी कंसेंट और मर्जी के बगैर किराएदार सबलेट प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। A tenant shall not, without prior written consent of the landlord, sublet the whole or part of the premises or transfer or assign a right under the tenancy। कि ना तो वो सबलेट कर सकता है पूरी जगह को या उसके किसी पार्ट को, या वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, या वो किसी को राइट असाइन कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता टेनेंट, किरायादार, जब तक लैंडलॉर्ड उस जगह का मालिक पेश की अपनी तहरीरी कंसेंट टेनेंट को नहीं दे देता। अब इसके बाद हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे कि ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के तहत। तो सेक्शन 12 की सब क्लास 1 ये कहती है कि अ लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट टू द टेनेंट, कि ये लैंडलॉर्ड पर लाजिम है। यहाँ शैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये उस पर ऑब्लिगेटरी है कि वो हर सूरत में सर्टिफाइड कॉपी जो है टेनेंसी एग्रीमेंट की, वो जो तहरीरी मुआहदा हुआ है किराएदारी का, वो टेनेंट को, किराएदार को इसकी सर्टिफाइड कॉपी देगा। इसकी सब क्लास बी जो है, पहले हमने सेक्शन 12 की क्लास ए पढ़ी जिसमें ये कहा गया है कि लैंडलॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी देगा टेनेंट को उस टेनेंसी एग्रीमेंट की, किराएदारी के मुआहदे की। अब सब क्लास बी पढ़ रहे हैं। Subject to the tenancy agreement, repair the premises as may be necessary to keep it in habitable condition as may be required under a law for the time being in force। कि ये भी लैंडलॉर्ड पर लाजिम है कि वो जगह को ऐसी कंडीशन में रखेगा कि जिसमें कोई रिहाइश इख्तियार कर सकता है, कि अगर वो रिहाइश के लिए दी गई है जगह, मकान, या कारोबार के लिए दुकान दी गई है, या कोई ओपन स्पेस, गोडाउन या गराज दिया गया है, तो उसकी कंडीशन को बेहतर हालत में करके किराएदार को देना ये लैंडलॉर्ड पर ऑब्लिगेटरी करता है, एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द
पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। उसके बाद हम इसकी क्लास सी पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 की। पे द टैक्स फी और चार्जेस लीव इट ऑन द प्रीमिसेस एट अ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि उस राजुल वक्त कानून के तहत उसका अगर कोई टैक्स है और उस पर कोई इनकम्बरेंस है तो वो भी लैंडलॉर्ड अदा करेगा। इसके बाद सब सेक्शन 2 है सेक्शन 12 का, वो भी एक जिम्मेदारी आयद करता है लैंडलॉर्ड पर, ऑब्लिगेशन सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट। लेकिन ये ऊपर भी जाओ हमने पढ़ी हैं चीजें, और जो हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट है, कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया है तो एज अदरवाइज नॉट। Subject to the tenancy agreement, a landlord shall not cut off, suspend or withhold without just and sufficient cause an amenity, utility or easement of the premises। ये sufficient cause के बगैर किसी मकबूल वजह के जो मालिक है वो बिजली नहीं काट सकता, पानी बंद नहीं कर सकता किराएदार का, और इसी तरह उसका जो ईसमेंट राइट होता है हवा का, कि रोशनदान बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। शेल नॉट का लफ्ज है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट है, कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र है तो। उसके बाद हम इस सब क्लास 2 की मजीद सब क्लास ए देख रहे हैं। ए पढ़ ली है, अब हम बी देख रहे हैं। इंटर द प्रीमिसेस विदाउट गिविंग द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम, कि जो मालिक है वो प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो टेनेंट को एक रीजनेबल टाइम पहले ही इतला देगा कि मैं अपने प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो वो टेनेंट की इजाजत के बगैर या पहले उसको रीजनेबल टाइम पहले नोटिस देने के बगैर वो डायरेक्ट अंदर दाखिल होकर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो ये इस लॉ में बताया गया है। उसके बाद इसकी क्लास जो है सब क्लास 3 जो है सेक्शन 12 की सब क्लास 3 अब हम देख रहे हैं। उसमें ये बताया गया है कि इफ अ लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट और द टेनेंसी एग्रीमेंट, the tenant may file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक या जो ऊपर हम चीजें पढ़कर आए हैं, जो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस हैं और उनका जिक्र टेनेंसी एग्रीमेंट में भी मौजूद है, वो अगर ऐसा नहीं करता तो फिर जो किराएदार है वो रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, स्पेशल जज रेंट की अदालत में जाकर एप्लीकेशन दायर करेगा, और अदालत फिर लैंडलॉर्ड को ये डायरेक्ट करेगी कि अपनी इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो, पूरा करो, क्योंकि इसका जिक्र टेनेंसी एग्रीमेंट में भी मौजूद है और पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट के सेक्शन 12 में भी इसका जिक्र है, जो मैंडेट देता है कि किराएदार की ये ऑब्लिगेशन है और इनको अदा करना किराएदार के लिए लाजमी है। उसके बाद इसकी सब क्लास 4 है। द रेंट ट्रिब्यूनल में इफ अ टेनेंट हैज बीन इन एंजॉयमेंट ऑफ एन अमेनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट व्हिच हैज बीन कट ऑफ, सस्पेंडेड और withheld with just sufficient cause, make an order directing the landlord to restore the amenity, utility or easement। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह किराएदार स्पेशल जज रेंट की अदालत में जाता है कि ये ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड की कि इसको हुक्म दिया जाए वो अदा करे, तो फिर अदालत उस केस का जायजा लेने के बाद अगर इस नतीजे पर पहुंची है कि टेनेंसी एग्रीमेंट में भी ये जिक्र है और दफा 12 भी ये मैंडेट करता है कि ये चीजें जो है ये लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस हैं,
तो फिर वो लैंडलॉर्ड को हुक्म देगा कि अगर उसने बिजली काटी है तो वो बिजली रिस्टोर करे, अगर उसने पानी बंद किया है किराएदार का विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन और विदाउट एनी सफिशिएंट काज, तो फिर वो उसको डायरेक्ट करेगा कि इसका पानी भी जारी करो, इसके जो ईजमेंट राइट आपने वायलेट किया है उसको भी जो है कंपनसेट करो और इसको ईजमेंट राइट तक एक्सेस दो। उसके बाद सेक्शन 12 जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी सब क्लास 4 हमने अभी पढ़ी, इसकी नीचे मजीद सब क्लास ए है जो अब आप अब बी पढ़ रहे हैं कि ऑथोराइज अ टेनेंट टू रिस्टोर द अमेनिटी यूटिलिटी ईजमेंट एट हिज एक्सपेंसेस एंड डिफरे द एक्सपेंसेस अलाउड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द रेंट। और अदालत ये भी कह सकती है कि किराएदार अपने पैसों से वो जो बिजली है जो रिस्टोर होनी है या कोई मजीद ऐसी चीज, कोई पानी का मसला था और टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत वो जिम्मेदारी तो मालिक मकान पर थी लेकिन उसने अपनी ऑब्लिगेशन वो जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो फिर अदालत किराएदार को भी ये हुक्म दे सकती है कि ये आप अपने पैसों से करवा लो, लेकिन इस जो उस पर जितने भी पैसे खर्च होंगे वो उस किराए में से डिफ्रे हो जाएंगे, यानी उस किराए में से मिन्हा हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे किराया वो लैंडलॉर्ड को अदा होगा, पूरा अदा नहीं होगा, क्योंकि किराएदार ने अपनी गिरा से खर्च करके वो चीजें बनवाई। अब इसकी क्लास हम सी पढ़ रहे हैं जो लास्ट क्लास है सेक्शन 12 की सब क्लास 4 की क्लास सी। इफ अ लैंडलॉर्ड हैज फेल्ड टू कीप द प्रीमिसेस इन हैबिटेंट कंडीशन or to make necessary repairs, direct that such repair may be made by the tenant at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent। जिस तरह हमने ऊपर जिक्र किया कि अगर वो उसकी बिजली को रिस्टोर नहीं करता, पानी की टैंकी नहीं बनवा देता, या इसी तरह अगर कोई दीगर मसला है, तो फिर वो किराएदार को हुक्म देती है अदालत कि आप अपनी गिरा से खर्च करके ये बनवा लें, ताहम इसकी जो है कटौती वो किराए से हो जाएगी। और इसी तरह की जो नेसेसरी रिपेयर करवानी थी टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत, वो मालिक मकान पर थी, दुकान पर थी, लैंडलॉर्ड पर थी, अगर वो नहीं करता और किराएदार रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है या स्पेशल जज रेंट के पास दरखास्त लेकर जाता है, तो फिर अदालत किराएदार को ये हुक्म देती है कि आप अपनी गिरा से खर्च करके ये नेसेसरी रिपेयर्स करवा लें और इसकी जो कटौती होगी वो किराए में से हो जाएगी। अब इसके बाद निहायत इंपॉर्टेंट हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 13, वो है जी ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। जिस तरह सेक्शन 12 में हमने ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पढ़ा, अब हम ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट पढ़ेंगे कि पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के तहत जिस तरह लैंडलॉर्ड पर कुछ ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियां ऐड होती हैं, इसी तरह सेक्शन 13 सेक्शन 13 के तहत टेनेंट पर भी कुछ ऑब्लिगेशंस है जो अब हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट, अ टेनेंट शैल कीप द प्रीमिसेस इन कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टेयर। कि किराएदार ने जिस तरीके से जिस कंडीशन में वो रेंट प्रीमिसेस पे जगह हासिल की, रेंट प्रीमिसेस हासिल की थी, कोई दुकान, मकान या बिल्डिंग, गोडाउन या गराज, तो उसको ऐसे रखेगा जैसे उसने जिस कंडीशन में लिया था। ये उसकी ऑब्लिगेशन है। और इसकी क्लास बी है, यूज द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट आउट। और किराएदार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उसने रिहायशी मकसद के लिए मकान लिया था तो वो उसमें रिहायश अख्तियार करेगा, कोई और काम नहीं कर सकता। अगर उसने लैंडलॉर्ड से दुकान कारोबार के लिए ली थी तो वो दुकान को पर बैठकर कारोबार करेगा, वहां कोई और काम नहीं कर सकता। इसकी क्लास सी ये है कि अलाउ द लैंडलॉर्ड टू इंटर द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और रिपेयर। तो इसमें यह है कि अगर
टेनेंट उसको एक्सेस नहीं देता, टेनेंट जो है वो लाजमी लैंडलॉर्ड को एक्सेस देगा कि लैंडलॉर्ड आए, अपनी दुकान, मकान या जो जगह उसने किराए पर दी हुई है, रेंटेड लैंड, उसका मुआयना कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एक रीजनेबल टाइम पहले वो इस चीज का नोटिस देगा, और उसके बाद टेनेंट पर जिम्मेदारी होती है इस क्लास के तहत कि वो हर सूरत लैंडलॉर्ड को इजाजत देगा फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रेंटेड प्रीमिसेस, बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। अब हम पढ़ रहे हैं जिसकी क्लास डी, हैंड ओवर द वेकेंट पोजेशन ऑफ द प्रीमिसेस टू द लैंडलॉर्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। और जैसे ही टेनेंसी एग्रीमेंट की मियाद खत्म हो जाती है तो ये टेनेंट पर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो फौरी तौर पर पोजेशन जो है उस रेंटेड प्रीमिसेस का, रेंटेड लैंड का या बिल्डिंग का कब्जा जो है वो लैंडलॉर्ड के हवाले कर देगा। क्लास ई, नॉट कॉज नॉइजेंस टू द नेबर्स ऑफ द प्रीमिसेस। और किराएदार पर यह भी ऑब्लिगेशन है कि वो कोई ऐसी नॉइजेंस क्रिएट नहीं करेगा, कोई ऐसा शोर शराबा या कोई ऐसी चीज एक्ट नहीं करेगा जिससे नेबर्स जो है उनके हकूक मुतस्सर हों। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे नेबर्स परेशान हो और उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो। तो ये भी ऑब्लिगेशन है टेनेंट की। अब क्लास एफ पढ़ रहे हैं हम, नॉट मेक अ स्ट्रक्चरल चेंज, कि नॉट मेक अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्रीमिसेस विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। और कोई भी रेंटेड प्रीमिसेस में, रेंटेड बिल्डिंग में या रेंटेड लैंड में कोई स्ट्रक्चर, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकता, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, कोई नई अंदर चीज नहीं बना सकता, अनलेस एंड अनटिल, जब तक पहले वो तहरीरी इजाजतनामा जो है लैंडलॉर्ड से हासिल नहीं करता, उस वक्त तक वो किराए वाली जगह में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकता। सेक्शन 13 की सब क्लास 2 ये कहती है कि इफ अ टेनेंट फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट or the tenancy agreement, the landlord may give notice in writing to the tenant specifying the act or omission and remedial action to be taken by the tenant within a specified time. इसकी सब क्लास 2 में ये बताया गया है कि अगर टेनेंट्स फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, और जो ऊपर हमने ऑब्लिगेशंस पढ़ी हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उनको अदा नहीं करता, तो फिर लैंडलॉर्ड जो है उसको एक तहरीरी नोटिस देगा और उसे ये हिदायत देगा कि जो उसने एक्ट करना है वो करे, या जो उससे ओमिशन हुई है, जो एक्ट नहीं करना था वो ना करे, और जो ओमिशन हुई है वो एक्ट करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर क्लास 3 ये कहती है कि a landlord may file an application to a rent tribunal for an order or directing the tenant to fulfill the obligation or may seek eviction of the tenant. तो फिर लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट सेक्शन 13 के मुताबिक, दफा 13 के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता, तो फिर लैंडलॉर्ड अदालत में जाकर, रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट की अदालत में जाकर टेनेंट के खिलाफ उसकी बेदखली की पिटीशन दायर कर सकता है, जिस पर अदालत जो है उसको बेदखल कर सकती है। और लैंडलॉर्ड ये भी ऑर्डर ले सकता है कि टेनेंट को ये हुक्म दिया जाए कि जो काम कानून के मुताबिक या टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक उसने करना है वो ऐसा करे, और जो उसने काम नहीं करना वो ना करे। उसके बाद सेक्शन 14 है जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। If a landlord fails to pay a tax, fee or charges relating to the premises, the concerned authority may direct the tenant to pay the tax, fee or charges. The tenant shall pay the tax, fee or charges relating to the premises and defray the recovery of the amount tax, fee or charges paid by him. कि अगर उस जायदाद से मुतल्लिक, दुकान, मकान या रेंटेड लैंड, बिल्डिंग या रेंटेड प्रीमिस से मुतल्लिक कोई टैक्स है या लीवेबल कोई उस पर टैक्स है या कोई और चार्ज है,
تو وہ اگر مالک مکان نہیں دے رہا تو کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کرایہ دار سے بھی وہ ٹیکس وصول کر سکتی ہے، تاہم وہ جو اس نے ٹیکس بھرا ہوگا ٹیننٹ نے، وہ اس کی کٹوتی کرائے میں سے کر لے گا اور اس طرح وہ معاملہ سالو ہو جائے۔ اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ، جس بنیاد پر سب سے زیادہ پٹیشنز جو عدالتوں میں دائر ہوتی ہیں بے دخلی کی، ایجیکٹمنٹ کی، کہ کرایہ دار کو بے دخل کیا جائے کرائے والی جگہ سے، وہ سیکشن 15 ہے، جس میں ہے گراؤنڈز فار ایوکشن، کہ وہ کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر کرایہ دار کی ایوکشن ہو سکتی ہے فرام دا بلڈنگ، فرام دا رینٹڈ بلڈنگ، فرام دا رینٹڈ پریمیسز اینڈ فرام دا رینٹڈ لینڈ۔ اس کی کلاز یہ ہے، the period a landlord may seek eviction of the tenant if clause A, the period of tenancy has expired، کہ لینڈ لارڈ عدالت میں جا کر پٹیشن کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے کرایہ دار کی بے دخلی سیکھ کر سکتا ہے، آرڈر لے سکتا ہے کہ اگر کرایہ داری کے معاہدے کے تحت تاریخ میعاد کرایہ داری ختم ہو گئی ہے تو عدالت سے حکم لے سکتا ہے کہ کرایہ دار کو بے دخل کیا جائے۔ کلاس بی ہے، the tenant has failed to pay or tender the rent within a period of 30 days after the expiry of the period stipulated in section 7۔ تو سیکشن 7 ٹیننسی ایگریمنٹ سے متعلق تھا اور پیمنٹ آف موڈ آف پیمنٹ سے متعلق تھا کہ کرایہ کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اگر کرایہ دار ٹیننٹ وہ اس طریقے سے کرایہ ادا نہیں کرتا اور 30 دن گزر جاتے ہیں تو پھر بھی لینڈ لارڈ عدالت میں جا کر، رینٹ عدالت میں جا کر، اسپیشل جج رینٹ کے پاس جا کر ایوکشن پٹیشن دائر کر سکتا ہے، کرایہ دار کو بے دخل کیا جائے اور عدالت اس کو بے دخل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ سی یہ ہے، the tenant has committed breach of a term or condition of a tenancy agreement، کہ اگر کرایہ دار نے ٹیننسی ایگریمنٹ کی کسی شرط کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر بھی لینڈ لارڈ جا کر عدالت میں اس کی ایوکشن سیکھ کر سکتا ہے اور کرایہ دار کو اپنی جائیداد، مکان، دکان یا بلڈنگ سے عدالت کے ذریعے بے دخل کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد کلاس ڈی ہے، the tenant has committed a violation of an obligation under section 13، کہ اگر ٹیننٹ کے اوپر جو سیکشن 13 میں جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ سیکشن 13 میں کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ٹیننٹ پر، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اوبلیگیشنز کو فلفل نہیں کرتا، تو پھر بھی لینڈ لارڈ عدالت میں جا کر ایوکشن پٹیشن دائر کر سکتا ہے اور عدالت سے کرایہ دار کی بے دخلی کا حکم لے سکتا ہے۔ اس کے بعد کلاس ای ہم پڑھیں گے، the tenant has used the premises for a purpose which is different from the purpose for which it has been let out، کہ اگر اس نے ریزیڈینشل کرایہ دار نے مثال کے طور پر ریزیڈینشل پرپس کے لیے مکان لیا، لیکن اندر جا کر اس مکان میں اس کو کرائے پر حاصل کرنے کے بعد اس میں کاروبار شروع کر دیا یا چھوٹی موٹا اندر کوئی کارخانہ لگا دیا، جبکہ اس چیز کا ٹیننسی ایگریمنٹ میں کوئی ذکر نہیں تھا، تو یہ بھی ٹیننسی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی اور ایز ویل ایز وائلیشن آف دا obligation آف دا ٹیننٹ ہوگی، تو پھر بھی لینڈ لارڈ عدالت میں جا کر کرایہ دار کی بے دخلی کا حکم لے سکتا ہے دفعہ 15 کے تحت سیکشن 15 آف دا پنجاب رینٹ پریمیسز ایکٹ، کیونکہ سیکشن 15 میں گراؤنڈز آف ایوکشن بتائے گئے ہیں کہ کن کن گراؤنڈز، کن کن وجوہات کی بنیاد پر لینڈ لارڈ جو ہے ٹیننٹ کی ایوکشن سیک کر سکتا ہے بائی دی آرڈر آف دا کورٹ اور رینٹ ٹریبیونل اور اسپیشل جج رینٹ۔ اس کی ہم لاسٹ کلاس پڑھ رہے ہیں جو ایف ہے، the tenant has sublet the premises without the prior written consent of the landlord، کہ اگر ٹیننٹ لینڈ لارڈ سے کرایہ پر کوئی مکان، دکان یا پریمیسز یا اوپن لینڈ یا گودام یا گراج کوئی کرایہ پر لیتا ہے اور بغیر پیش کی تحریری پرمیشن کے لینڈ لارڈ کی آگے کسی اور کو سبلیٹ کر دیتا ہے،
तो फिर भी लैंडलॉर्ड अदालत में जाकर उस टेनेंट के खिलाफ बेदखली का हुक्म ले सकता है और अदालत इस बुनियाद पर टेनेंट को उस जगह से बेदखल कर सकती है। उसके बाद चैप्टर 5 है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है कि किस तरह एक डिस्ट्रिक्ट में वो कितने रेंट ट्रिब्यूनल जो है या स्पेशल जज रेंट मुतय्यन करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। और इसी तरह इस सेक्शन 16 में इसकी बात की गई है और सेक्शन 17 में रेंट रजिस्ट्रार की बात की गई है। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ रेंट रजिस्ट्रार इन अ डिस्ट्रिक्ट और इन अ एरिया एज इट मे नेसेसरी। और उसके बाद सेक्शन 18 है स्टाफ एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो रेंट रजिस्ट्रार का स्टाफ और एस्टैब्लिशमेंट का आर्डर भी गवर्नमेंट करेगी। और इसके बाद सेक्शन 19 है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। इसकी हेडिंग ये है सेक्शन 19 दफा 19 की कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी क्लास 1 हम देख रहे हैं, एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस shall be filed in the rent tribunal or the area or the district. Clause 2 है, if an application is filed under subsection 1, the administrative special judge rent of the area or the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge rent. Clause 3 ये है कि an application under subsection 1 shall contain a concise statement of facts, the relief claim, and shall be accompanied by copies of all relevant documents in possession of the applicant. Section 4 ये कहता है कि if the applicant is for a fixture of the tenant, the landlord shall submit affidavit of not more than 2 witnesses along with eviction application. Section सब क्लास 4 में ये बताया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड बेदखली की, किराएदार की बेदखली की पिटीशन दायर करता है तो फिर उस पर लाजिम है कि उसके साथ वो दो विटनेसेस के, कम से कम 2 विटनेसेस के एफिडेविट एज ए गवाह साथ उस पिटीशन के लगा देगा। और उसके बाद जब पिटीशन की समाप्त होगी तो फिर उन्हीं एफिडेविट्स की बुनियाद पर उसको उनका इन चीफ समझा जाएगा, जिस पर जो टेनेंट, जो रिस्पोंडेंट होगा, उसका काउंसिल उन पर जिरह कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 20 है कि एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट, notwithstanding anything contained in this act, if a landlord refuses to accept the rent, कि अगर लैंडलॉर्ड किराएदार से किराया वसूल करने से इनकार कर देता है तो फिर किराएदार क्या कर सकता है? द टेनेंट में फाइल एन एप्लीकेशन इन द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिपॉजिट ऑफ द रेंट। तो फिर किराएदार रेंट ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर कर सकता है कि किराया जमा किया जाए और अदालत किराया जमा करने का हुक्म उस दरखास्त पर कर सकती है। सब क्लास 2 ये है, the rent tribunal shall, without prejudice to the right of the landlord, allow the tenant to deposit the rent for the period for which the landlord has refused to receive the rent। के इसमें एक ही शर्त है कि without prejudice to the right of the landlord, कि इसमें लैंडलॉर्ड का कोई भी राइट वायलेट नहीं होगा, कोई राइट प्रेजुडिस नहीं होगा। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो फिर वो किराएदार को हुक्म दे सकती है कि वो रेंट अदालत में जमा करवा दे और उसके बाद अदालत लैंडलॉर्ड को नोटिस देती है कि वो आके किराया वसूल कर दे। अब जो इसके टेक्निकल और प्रोसीजर स्टेप जो अदालतों में जो कि प्रोसीजरल लॉ है कि पिटीशन जब फाइल होती है देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर, वो सेक्शन 21 है, दफा 21 है जो हम पढ़ रहे हैं, कि जिसकी हेडिंग ये है कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। इसकी क्लास 1 ये है कि इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट
other than application for deposit of rent, कि डिपॉजिट ऑफ रेंट के अलावा अगर कोई दीगर एप्लीकेशन आती है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट को नोटिस देगा इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल, आखिर में जो शेड्यूल दिया गया है इस लॉ में उसके मुताबिक नोटिस होगा, फॉर अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 10 days through process server, registered post, acknowledgement due and courier service. ये एक तो नजारत ब्रांच की जो प्रोसेस सर्वर होते हैं उसके जरिए नोटिस जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी लिफाफा रजिस्ट्री एडी के तहत नोटिस जाएगा और कोरियर सर्विस के तहत भी नोटिस अदालत भेज सकती है और रिस्पोंडेंट को तलब करेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर। इसकी सब क्लास 2 जो है सेक्शन 21 की वो ये है कि a notice under subsection 1 shall be accompanied by copies of the application and the documents annexed with the application. सब क्लास 2 ये कहती है कि अदालत जो नोटिस भेजेगी उसके साथ उस पिटीशन दरखास्त की कॉपी भी होगी और उन तमाम दस्तावेजात की कॉपीज भी साथ होंगी जो पिटीशन के साथ लफ की गई हैं, वो भी नोटिस के जरिए कोरियर के जरिए नोटिस के साथ लफ करके रिस्पोंडेंट को भेजी जाए। सब क्लास 3 ये कहती है कि इफ द रिस्पोंडेंट फेल्स टू अपीयर एंड द रेंट ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द नोटिस हैज नॉट बीन सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट और द रिस्पोंडेंट इज willful avoiding the service of the notice, the rent tribunal may direct the service of the notice by affixing copy of the notice at some conspicuous part of the rented premises or residence of the respondent. Sub class 2 इसकी आगे है publication in the press, electronic media or any other mode. The notice has been served. The rent tribunal may proceed ex parte and pass the final order. कि अगर आम तरीके से नोटिस की तामील नहीं होती तो फिर अदालत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी इश्तिहार दे सकती है, न्यूज़पेपर के जरिए भी इश्तिहार दे सकती है और रिस्पोंडेंट को तलब कर सकती है। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सर्विस इफेक्ट हो गई है और रिस्पोंडेंट को पता चल गया है ताम फिर भी वो हाजिर अदालत नहीं आ रहा, तो फिर दफा 21 की सब क्लास 4 के तहत एक्स पार्टी जो है वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। इफ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट में विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज अप्लाई टू द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट। कि अगर एक रिस्पोंडेंट के खिलाफ कार्रवाई यकतरफा हो जाती है तो जब उसे मालूम होता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई यकतरफा हो गई है तो उस मालूम होने के 10 दिन के अंदर अंदर वो दरखास्त मनसूखी कार्रवाई यकतरफा गुजार सकती है, लेकिन उसके साथ ही उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी कि एप्लीकेशन टू लीव टू कंटेस्ट, कि मुझे कंटेस्ट करने की भी इजाजत दी जाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर ये लीव टू कंटेस्ट इन शेप ऑफ रिटन स्टेटमेंट हो, कि अगर ये उसकी लीव टू कंटेस्ट मंजूर हो जाती है तो फिर यही जवाब दावा तस्वर होगा, कोई और दीगर या बाद में जवाब दावा रिस्पोंडेंट या जवाब दरखास्त जमा नहीं करवा सकेगा। सेक्शन सब क्लास 5 ये कहती है सेक्शन 21 की कि इफ द रिस्पोंडेंट शोज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस द रेंट ट्रिब्यूनल मे सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन सच टर्म एट में डीम्स फिट। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सफिशिएंट कॉज मौजूद है कि एक रीजनेबल कॉज के तहत रिस्पोंडेंट नहीं आ सका, तो फिर अदालत जो है विद कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट जो है वो कार्रवाई यकतरफा को मंसूख कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 21 की सब क्लास 6 पढ़ रहे हैं। The parties may appear in person or through a recognized agent in the rent tribunal। कि इसमें फरीकैन खुद भी पेश हो सकते हैं बल्कि बजरिया रिकॉग्नाइज्ड एजेंट भी कार्रवाई में पेश हो सकते हैं।
जो पिटीशन चल रही है, जो दरखास्त चल रही है रेंट ट्रिब्यूनल में या स्पेशल जज रेंट के पास, उसमें ना सिर्फ फरीकैन खुद पेश हो सकते हैं बल्कि वो अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के जरिए भी पेश हो सकते हैं और कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 7 है दफा 21 का, if on a date fixed the applicant fails to appear, the rent tribunal may dismiss the application। और दफा 21 की सब क्लास 7 में यह कहा गया है कि मुकर्रर तारीख पर अगर पिटिशनर ही अदालत में नहीं आता तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट वो दरखास्त उसकी डिसमिस कर सकता है ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ द पिटिशनर इन द कोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक डेट ऑफ हियरिंग। इसकी लास्ट सेक्शन 21 की सब क्लास 8 जो कि लास्ट है, if an application has been dismissed in default of the appearance of an applicant, an application for restoration of the same is made within 30 days of the dismissal order, the rent tribunal may restore the application on such terms as deemed appropriate। और अगर पिटिशनर की अदम हाजिरी की वजह से उसकी दरखास्त अदम पैरवी खारिज हो सकती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर इसकी बहाली की दरखास्त दे सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल उसकी दरखास्त मंजूर करते हुए उसे इजाजत दे सकता है, उसका दरखास्त उसकी पिटीशन बहाल कर सकता है कि पिटिशनर के पास सफिशिएंट कॉज है कि वो नहीं आ सका, मकबूल वजह उसने बयान की है और उसने बहाली की दरखास्त भी विदिन 30 डेज दे दी है तो फिर अदालत उसकी पिटीशन बहाल कर दे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 22 है जो कि लीव टू कंटेस्ट है। इसकी सब क्लास 1 है, a rent tribunal shall not allow a respondent to defend the application unless he obtains to leave to contest। कि रेंट अदालत रेंट ट्रिब्यूनल उस वक्त तक रिस्पोंडेंट को इजाजत नहीं देगा कि आप पिटीशन का जो है इसको इसके दिफा में इसको रिस्पॉन्ड करें, इसका जवाब दरखास्त जमा करवाएं, अनलेस एंड अनटिल वो लीव टू कंटेस्ट नहीं देता। और वो लीव टू कंटेस्ट विद इन 10 डेज देना जरूरी है और लीव टू कंटेस्ट जब तक अदालत मंजूर नहीं करेगी उस वक्त तक रिस्पोंडेंट को कोई हक हासिल नहीं है कि उस पिटीशन का जवाब दरखास्त जमा करवा सके। सब क्लास 2 ये है सेक्शन 22 की 22 की, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट अ रिस्पोंडेंट शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट विद इन 10 डेज ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द रेंट ट्रिब्यूनल। जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिस्पोंडेंट अपनी फर्स्ट अपीयरेंस से 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू कंटेस्ट लाजमी देगा और अगर लीव टू कंटेस्ट मंजूर हो जाती है तो वही उसका जवाब दावा तस्वर होगा और अगर लीव टू कंटेस्ट मंजूर नहीं होती तो फिर वो उस जवाब दरखास्त दाखिल भी नहीं कर सकता, उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाता है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ लीव टू कंटेस्ट टू रिस्पोंडेंट unless the application disclose sufficient ground for production of oral evidence। उस वक्त तक लीव टू कंटेस्ट अदालत मंजूर नहीं करती जब तक अदालत इस नतीजे पर न पहुंचे कि सफिशिएंट कॉज और सफिशिएंट रीजन मौजूद है कि जब तक जबानी शहादत ना आए इस पिटीशन का फैसला नहीं हो सकता, उस वक्त तक अदालत लीव टू कंटेस्ट मंजूर नहीं करेगी। सेक्शन 5 सब क्लास 5 ये कहती है दफा 22 की, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। और जिस दिन लीव टू कंटेस्ट आएगी रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट 15 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला लाजमी करेगा। If the leave to contest is refused or the respondent has failed to file application for leave to contest within stipulated period, the rent tribunal shall pass the final order। और अगर leave to contest 10 दिन के अंदर वो दायर नहीं करता, दाखिल नहीं करता, जब वो दाखिल करता है तो फेल हो जाता है तो तब अदालत फाइनल ऑर्डर पास कर देगी, एविक्शन का ऑर्डर कर देगी
या अगर और कोई दीगर कंट्रोवर्सी है रेंट से मुतालिक तो उसका भी फाइनल ऑर्डर हो जाएगा और डिक्री पास हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन 23 है जो कि रिटन रिप्लाई के हवाले से है। इफ द लीव टू कंटेस्ट इज ग्रांटेड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ट्रीट द एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट एज रिटन रिप्लाई। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लीव टू कंटेस्ट की जो एप्लीकेशन होगी रिस्पोंडेंट की तरफ से वही दरअसल जवाब दावत सबर होगा अगर वो मंजूर हो जाती है। तो इसके बाद हमने ये देखना है सेक्शन 25 को जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से मुतल्लिक है। इसको पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट जो कि 26 है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल होता है स्पेशल जज रेंट होता है वो एक सिविल जज फर्स्ट क्लास की पावर्स को यूज करता है। और इसी तरह इसका सेक्शन 34 जो है पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 34 ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ कानून शहादत ऑर्डर एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई। तो इस तरह हमने अब सेक्शन 25 को पढ़ने के बाद अपना लेक्चर को कंक्लूड कर देना है कि हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से मुतल्लिक है कि एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू कंटेस्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट द पार्टी टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस ऑन अ नेक्स्ट डेट। कि जब अदालत लीव टू कंटेस्ट ग्रांट करेगी मंजूर करेगी तो उसी दिन पार्टीज को डायरेक्ट करेगी कि अगली पेशी पर आप अपनी एविडेंस ले आए। सब क्लास 2 ये है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ट्रीट एन एफिडेविट फाइल्ड बाय पार्टी एज एविडेंस। और पार्टीज जो अपना साथ एफिडेविट्स लगाएंगी लीव टू कंटेस्ट के साथ या पिटिशनर अपनी एप्लीकेशन के साथ वो दरअसल उस पार्टी का बयान तस्वर होगा एविडेंस तस्वर होगा। और इसकी क्लॉज बी ये है ए है मे of its own motion order the attendance of deposit of cross examination कि अदालत दरखास्त पर किसी फरीक की या खुद अपने सो मोटो अख्तियार पर डेपोनेंट जिसने एफिडेविट दिए हुए थे जिनके एफिडेविट पिटीशन या लीव टू कंटेस्ट के साथ लगे हुए थे अदालत उस डेपोनेंट्स को बुला सकती है कि अदालत में और वो आए और मुखालिफ वकील जो उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ताकि एविडेंस का जो प्रॉपर प्रोसीजर है कि एक चीफ जो है एविडेंस नहीं होता किसी भी बयान का जब तक उस पर जिरा ना हो जाए। अब हम इसकी सब क्लास 3 पढ़ेंगे। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी टू अ पार्टी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस। इसमें सबसे अहम बात जो है दफा 25 की सब क्लास 3 के तहत अदालत किसी भी फरीक को एविडेंस के लिए 2 से ज्यादा मौके नहीं देगी। और इसकी जो सब क्लास 4 है सेक्शन 25 की द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एन adjournment for cross examination of a witness except for a sufficient cause and on payment of the cost to the witness as it may deem fit। और जीरा के लिए भी अदालत ऐसे मौका नहीं दे देगी एडजर्नमेंट नहीं देगी जब तक कोई सफिशिएंट काज ना हो या जब तक अदालत कास न लगाए उस वक्त तक वो जिरा के लिए पेश नहीं देगी इल्तवा नहीं देगी। इसकी लास्ट सब क्लास 5 है सेक्शन 25 की आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज इफ एनी एंड हियरिंग द आर्गुमेंट्स द रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास द फाइनल ऑर्डर। और एविडेंस जब दोनों पार्टीज की रिकॉर्ड हो जाएगी फिर दोनों फरीकैन के कौंसल दलाइल देंगे बहस अखीर करेंगे और उसके बाद अदालत अपना फाइनल ऑर्डर सुनाएगी। 26 सेक्शन रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जिस तरह मैंने पहले कहा कि रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट की जो अदालत है वो सिविल कोर्ट के इख्तियारात की हामिल है। और इसी तरह सेक्शन 27 जो है वो पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन है। और दफा 27 पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2007 के तहत
रेंट पिटीशन की दरखास्त का फैसला जो है वो 4 माह के अंदर अंदर करना जरूरी है, और अगर 4 माह के अंदर फैसला नहीं हो सकता तो फिर अदालत डे बाय डे उस केस की समाअत करेगी, रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी, ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके। और उसके बाद 27 के बाद अब हमने सेक्शन 28 को देखना है, जो अपील से मुतल्लिक है कि अगर स्पेशल जज रेंट या रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अग्रीव पार्टी ने अपील करनी है तो वो 30 दिन के अंदर करेगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होगी। डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी सुन सकता है या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मार्क कर सकता है। और अपील का फैसला डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 30 दिन के अंदर अंदर अपील का फैसला करना जरूरी है। और अगर 30 दिन के अंदर अपील का फैसला नहीं होता तो फिर डे बाय डे उस अपील की समाअत होगी और उसका जल्द से जल्द फैसला होगा। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि सेक्शन 29 में है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर, कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसी भी रेंट ट्रिब्यूनल से या स्पेशल जज रेंट से कोई भी रेंट की पिटीशन जो है वो विड्रॉ करके किसी दीगर अदालत को इंट्रस्ट कर सकती है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ईदर पार्टी आर ऑन हिज ओन मोशन। और इसी तरह सेक्शन 29 की सब क्लास 2 के तहत ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट वो भी किसी फरीक की दरखास्त पर या ऑन इट्स ओन मोशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो रेंट की अपील चल रही है वो किसी एक अदालत से उसे विड्रॉ करके किसी दीगर अदालत को इंट्रस्ट कर सकती है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स का मरला आता है। रेंट ट्रिब्यूनल shall execute an order passed under this act by rent tribunal or a district judge or additional district judge as a decree of a civil court। और रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर उसी तरह एग्जीक्यूट होगा जिस तरह सिविल कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट होती है। और सेक्शन 34 ये कहता है कि कानून शहादत ऑर्डर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पंजाब रेंट रिविजन एक्ट 2009 को लागू करने का ले आने का मकसद भी यही था कि जो कानून किरायादारी के तहत आने वाले मामलात हैं उनको जल्द से जल्द फैसला किया जा सके और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो सके, ताकि लोगों के मामलात साला साल ना चलते रहे बल्कि एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के जरिए उसका फैसला हो सके। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हमने द पंजाब रेंट प्रीविजन एक्ट 2009 के को तकरीबन सारे को पढ़ा और इसका जायजा लिया कि प्रोसीजर क्या होगा और इसमें कौन सी स्टेजेस हैं और ट्रिब्यूनल के कौन से फंक्शंस हैं, अपील का टाइम कितना है, लीव टू कंटेस्ट कितने दिन के अंदर आ सकती है, गवाहान कैसे कलम बंद होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह होगा, फाइनल ऑर्डर किस तरह एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो सिविल कोर्ट की डिक्री होगी और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। इसी के साथ ही GRHB को इजाजत। अल्लाह हाफिज।